हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ौदा उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। एक के बाद एक यहां पर चुनावी प्रक्रियाएं जिस तरह से पूरी हो रही हैं, उसके साथ साथ इन सभी राजनीतिक दलों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है। 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है। 19 तारीख वो दिन जब तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। अगर नहीं लिए गए तो उस तारीख के ठीक अगले ही दिन हमें बड़ौदा के चुनावी समर में कौन कौन से चुनावी सूरमा उतर रहे हैं वो फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी। बड़ौदा के चुनावी अखाड़े में घमासान की तैयारी तेज हो चुकी है। सभी दलों ने अपने अपने सियासी सूरमाओं को चुनावी अखाड़े में उतार दिया। अभी तक मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है। इसी बीच इनेलो ने भी अपने दमदार प्रत्याशी के तौर पर योगेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। जाटलैंड की सीट पर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला भी अपने प्रत्याशी के लिए जान लड़ाएंगे, जबकि कपूर नरवाल टिकट न मिलने की वजह से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस को इस चुनाव में लंबी माथापच्ची के बाद इंदुराज नरवाल का नाम फाइनल करना पड़ा। उपचुनाव में उम्मीदवार के चयन के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में गहन चर्चा की। देर रात तक चली बैठक के बाद कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल के नाम पर सहमति बनाई, लेकिन इस सहमति से कपूर नरवाल नाराज हुए और उन्होंने चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज कर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश की, क्योंकि बड़ौदा में कपूर नरवाल की अच्छी खासी पकड़ है। दूसरी ओर बीजेपी के योगेश्वर दत्त की पिछली विधानसभा चुनाव में यहां से हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। उस दौरान करीब 4800 मतों से योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार तस्वीर बदली हुई है। इस सीट पर 3 जाट उम्मीदवार हैं, जबकि योगेश्वर दत्त खुद ब्राह्मण हैं। सियासी मोहरों के ऐलान के बाद अब बारी राजनेताओं की है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया। बहरहाल तो अहंकारी सरकार, जनता त्रस्त और इस सरकार के कार्यकाल और कार्यशैली का हिसाब किताब बड़ौदा में हम तय करवाएंगे, लोगों के बीच में लेके जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकाल को लेके जाएंगे। पहला हमारा मुद्दा ये जनादेश, यहां से रेफरेंडम होगा इस सरकार पे। पहला हमारा मुद्दा है रेफरेंडम, इस सरकार की कार्यशैली, पूरा हरियाणा यहां आएगा। दूसरा बड़ौदा हल्का, बड़ौदे हल्के का अपमान, बड़ौदे हल्के के साथ भेदभाव, इस पूरे इलाके के साथ भेदभाव, इस पूरे इलाके का अपमान। 6 साल से मैं सवाल पूछता हूं इस सरकार से, मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछता हूं, सारे मंत्रियों से सवाल पूछता हूं। 6 साल में एक भी मंत्री या मुख्यमंत्री क्या बड़ौदा में एक बार भी नहीं आ सकते थे? कोई सरकारी कार्यक्रम तो छोड़ो, आप कोई सरकारी कार्यक्रम तो छोड़ो जिसमें आए हो, कोई शिलान्यास उद्घाटन, किसी के घर चाय पीने भी नहीं आए। बहरहाल बड़ौदा उपचुनाव के लिए जमा कराए गए 24 नामांकनों की शनिवार को जांच की गई, जिनमें से 7 नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं, तो उसके बाद अब कुल 17 नामांकन बच गए। अब ऐसे में देखना होगा 19 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। सबकी नजरें निर्दलीय कपूर नरवाल पर टिकी हैं कि क्या वो अपना नामांकन वापस लेंगे या चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए फिलहाल सभी पार्टियों ने सोच समझकर अपने प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। अब 3 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद दंगल का परिणाम 10 नवंबर को सामने आएगा, जिसमें ये गौर करने वाली बात होगी कि चुनावी दंगल में बीजेपी उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त कांग्रेस उम्मीदवार को पटकनी देंगे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का धोबी पाठ दांव चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखना होगा कि सियासी चाल का असली बाजीगर कौन है। ठीक है कि बीजेपी के पास यहां खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन साख की लड़ाई जरूर है, जैसे कि कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई। ऐसे बड़ौदा के लोग किसके लिए मन बना रहे हैं, जानने के लिए हमारी टीम
बहुत पहले से बड़ौदा में लोगों के बीच पहुंच चुकी है। इस वक्त संजय राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, लगातार आप जा रहे हैं गांवों में, लोगों के बीच में, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, बड़ौदा की समस्याएं क्या हैं, जो उनकी लंबित मांगी है, उन पर क्या किसी ने कभी ध्यान भी दिया? काम करना तो दूर की बात है, चूंकि विकास कार्य वहां पे दिखे नहीं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आप लोगों की तरफ से आ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस पर मैं आऊंगी। उससे पहले जरा आप बताएं कि मूड क्या कह रहा है बड़ौदा का? जी बिल्कुल अनामिका, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से बड़ौदा हल्के की मैं बात करूं, करीबन 54 गांव यहाँ इस हल्के में लगते हैं। लेकिन विकास कार्यों की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज की टीम पिछले 12 दिन से बड़ौदा हल्के में टिकी हुई और हर गांव में, हर गली, हर उस घर तक पहुंचने की कोशिश की गई है कि आखिरकार उन गाँव में विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा, क्या सरकार की कोई नाकामी रही है, और क्या फिर सरपंच नहीं करा पाया, फिर ग्रांट नहीं, तमाम उन पहलू पे हरियाणा न्यूज की टीम ने जानने की कोशिश की कि क्या कारण है। लेकिन मैं बात करूं, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रही है, लेकिन जो 54 गांव है इनका विकास का जिम्मेवार कौन है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। मैं कांग्रेस की बात करूं, वो 6 साल का हिसाब मांग रहे हैं, और बीजेपी की बात करूं, वो 54 साल का हिसाब मांग रहे हैं एक दूसरे, क्योंकि आपसी खिंचातानी के चलते जो ग्रामीण है उनका जो गाँव का विकास है वो नहीं हो पाया। और दूसरी बात, मैं जनता के मूड की बात करूं, मेरे साथ कुछ लोग हैं, इस समय मैं मौजूद हूं बली ब्राह्मण गांव में, मेरे साथ काफी गांव के युवा वर्ग के लोगों की बात करूं, बुजुर्ग, तमाम वो लोग मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा सबसे पहले कि किस तरीके का मूड बना है, क्योंकि अब से पहले जब बात हमने की तो यही था कि कोई भी कैंडिडेट आए, पहले कैंडिडेट को देखेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला लेंगे कि हम किसकी तरफ अपना रुझान करते हैं। लेकिन अब तमाम पार्टियों ने अपने जो पत्ते हैं वो खोल दिए हैं, और अभी मैं इन्हीं से जान लेता हूं कि किस तरीके का मूड इन लोगों ने बनाया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिप्रकाश। हरिप्रकाश जी, सभी पार्टी ने अपने नुमाइंदे आपके समक्ष रख दिए हैं। पहले हमने कभी बात की थी तो आपकी तरफ से कैंडिडेट के ऊपर विचार, अब सारे पत्ते खुल चुके हैं, किस तरीके का कैंडिडेट इसमें से चुनेंगे आप? हमने पहलवान को चुन लिया, और विकास की भी चर्चा है, क्योंकि नजदीकी है, वो हमारे से बाहर इलाके का था, इसलिए हमको इसकी जांच है कि भाई ये काम करेगा। और नया बच्चा है, सीख गया, लंबा बिचड़ गया, और भाई इसके भागने काम करना है, हमारे वर्ष की तो क्या बात, हम तो वोट देश के। अभी तक काम जो नहीं हुए उसके पीछे किसका कारण मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? भैया है बड़ा हल्के का था वो, और देव ब्राह्मणा गांव था, जातिवाद था इस देश में, है भी, मिटना भी मुश्किल है। लेकिन मोदी की राजनीति ने कुछ न कुछ चोट पहुंचा रखी है जाति पर भी। नाम बता दीजिए। नाम जगदीश है जी। जगदीश जी, कैसा उम्मीदवार चुनेंगे? सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, पहले उनका वो देखेंगे क्या घोषणाएं हैं, उनको देंगे। फिर दूसरी, हमारा भाई खड़ा है योगेश्वर दत्त, हम तो उसी को देंगे। मैनिफेस्टो देख के ही आप चुनेंगे? हाँ, पहले ये देखेंगे मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। तो अनामिका, जिस तरीके से मैनिफेस्टो की बात आई, क्योंकि 54 गांव में विकास के नाम पे सिर्फ लीपापोती जरूर की गई है, लेकिन यहाँ मैनिफेस्टो की भी बात है कि पहले वो गांव के विकास के लिए, बड़ौदा हल्के के लिए क्या कार्य करते हैं, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। नाम बताते हैं। नाम नंद किशोर गौड़, एडवोकेट में। नंद किशोर जी, आप एक युवा हैं, किस तरीके का उम्मीदवार है आप बड़ौदा हल्के के लिए? अब तो बड़ौदा हल्का में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एक विकास पुरुष के तौर पर हमने भाई योगेश्वर को जिताना है, बीजेपी के रथ पे सवार होकर और जेजेपी के सहयोग के सारथी बनके, और अर्जुन रूपी योद्धा हमारा भाई योगेश्वर दत्त मैदान में आ गया है। अब इसके मुकाबले में कोई नहीं है। तमाम कैंडिडेट आपके बीच में आज भी आएंगे, मैनिफेस्टो लेके आएंगे, क्या खासियत नजर आ रही है आपको योगेश्वर? खासियत योगेश्वर की खासियत तो एक तो ये सच्चा है, झूठा आदमी नहीं है, जो कहता जबान का पक्का है, क्योंकि हमने तो इसे नजदीक से देखा है। पहलवान इसके, हमने रेसलिंग टाइम को भी देखा है, जितना डिसिप्लिन और हार्डवर्किंग ये है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरी बात, विपक्ष में कोई लीडर नहीं रहा, जो कि कांग्रेस ने तो पहले ही वो कवर दे दिया है, अपना कैंडिडेट सही नहीं उतारा, डम्मी कैंडिडेट उतार दिया है। नहीं तो जीता उड्डे का राइट बनता था, क्योंकि उनके पिता का निधन हुआ, तो नेचुरल सी बात है, उनके एक मोरल ड्यूटी बनती थी। तो कांग्रेस ने तो अपना कैंडिडेट ही डम्मी तार दिया, तो हार मान चुकी है। कहीं ना कहीं आप में रोष है जो कांग्रेस ने डिसीजन लिया है कैंडिडेट में? नहीं, रोष कुछ नहीं है, तो उनका फैसला है, लेकिन अच्छा कैंडिडेट आता तो मुकाबला होता। अब एक तरफा कुश्ती होगी, और कुश्ती में योगेश्वर आपको किसी पता किसी को जाने नहीं देगा। विकास कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको ये भी दर्द जरूर है कि जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट एक नाम था कपूर नरवाल, उसको छोड़, यानी कि साइड
साइड करके इंदु नरवाल को उन्होंने जरूर टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों में आज भी है कि बराबर की टक्कर जरूर होनी थी, लेकिन अब एक तरफा मैच है। नाम बता दीजिए। नरेश शर्मा जी, कैसे उम्मीदवार चुन रहे हैं? पहलवान योगेश्वर दत्त। क्या खासियत है? और तमाम कैंडिडेट तमाम पार्टी के इंडिपेंडेंट भी है, युवा है, इंटरनेशनल प्लेयर है, बढ़िया सच्चा इंसान है, नया लड़का है, बहुत तो अभी बढ़िया। तक गांव के विकास कार्य की बात करूं नहीं हो पा रहे हैं, बड़ौदा हल्का इतना पिछड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कौन कहता है ना होए, बहुत विकास होए। हमारे गांव में तो 50-60 साल में भी नहीं हुई इतने जितना काम अब होया है, बहुत काम हुए। मोदी सरकार, हाँ, 5 से 7 करोड़ का विकास है अपने गांव में, बहुत बढ़िया। छोटा हा गांव है हमारा। नाम बता दीजिए बाबा। सोमदत्त जी। सारे नेता आपके बीच में आ रहे हैं, कौन सा नेता चुनेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे? योगेश शर्मा को। और क्या कहें? नाम बताओ भाई। सचिन पारा सर। सचिन, गांव की बात करूं, खेल स्टेडियम वगैरह के क्या हालात है, एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो दूसरा चुनाव नजदीक है, कैसा उम्मीदवार चुन रहे हैं, क्योंकि आप एक युवा हैं? 6 साल के अंदर जो हमारे काम हुए हैं, स्टेडियम वगैरह, जिस तरह गौशाला में पार्क बनवा दिया है, तो शिक्षा के मामले में भी स्कूल तैयार करवा दिया, और अच्छे जब से ये पहलवान योगेश्वर दत्त आए हैं, कुछ न कुछ यहाँ पे विकास की मांग। जो 3 बार आपके यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने आपकी सुध नहीं ली क्या? नहीं जी, अभी कुछ नहीं लिया। हमारे यहाँ पर तो कोई गली भी नहीं बनी थी, कोई न कोई ग्रांट आई थी। हमारे यहाँ तो गोड्डा तक गारा रहा थी, अब 6 साल में काम होने लगे हैं बढ़िया अच्छी तरह। तो अनामिका, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि योगेश्वर दत्त इनकी पहली पसंद है, युवा है, देश के लिए उन्होंने मेडल लिए हैं और तिरंगे की लड़ाई हमेशा उन्होंने लड़ी है, तो यही कहना है कि जिस तरीके से योगेश्वर दत्त उनके अंदर एक वो कैपेबल है कि वो कुश्ती के मैदान में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी माने जाते हैं। साथ ही साथ पिछली बार जरूर चुनावी मैदान में उनको पटकनी खानी पड़ी, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने उन पर दाव लगाया, जेजेपी ने उन पर दाव लगाया, लेकिन ये देखना जरूर होगा कि इस चुनावी मैदान में वो पटकनी लगा पाते हैं या नहीं। अनामिका। संजय, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने योगेश्वर दत्त के नाम को लेकर अपना मन बना लिया है, कुछ एक लोग जरूर ये कह रहे हैं कि हम घोषणा पत्र देखेंगे, मैनिफेस्टो देखेंगे और उसके बाद विचार करेंगे, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि योगेश्वर हमारा भाई, हम वोट तो उसे ही डालेंगे, यानी खाना पूर्ति है, बस वो एक बार पढ़ेंगे कि मैनिफेस्टो में योगेश्वर दत्त या बीजेपी उनके लिए क्या लेकर आ रही है। भाजपा के पक्ष में इस गांव ने अपना मन बनाया है, जितने भी लोगों से आपने बातचीत की उससे यही पता चलता है। दीपेंद्र हुड्डा के पेशानी पे लकीरें पड़ गई होंगी अभी बहुत ज्यादा। ये जो टेंशन वाली बात है कि पारंपरिक सीट हो कांग्रेस की और कांग्रेस उसे अगर नहीं बचा पाएगी, तो बहरहाल सिर्फ एक गांव का अभी आप जो बात कर रहे हैं, कई जगह ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के पक्ष में हमें जाते हुए जहां पे वोट नजर आते हैं, लेकिन यहां से अगर योगेश्वर दत्त के हक में वोट जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए परेशानी जरूर हो सकती है। जी बिल्कुल ना, मैं कि जिस तरीके से मैं बात करूं, इस गांव की बात करूं, अभी हमने जनता से बात की, साफ तौर पे बीजेपी के पक्ष में वोट डलते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे एक बड़ी भारी तकलीफ जरूर मैं कह सकता हूं। जिस तरीके से योगेश्वर दूसरा चुनाव यहां से लड़ रहे हैं और जो कैंडिडेट मैटर करता है, जिस तरीके से डॉक्टर कपूर नरवाल का नाम सबसे ऊपर रखा गया, तो उसके बाद इंदु राज को टिकट दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी निराशा भी है, लोग खफा भी है, कि ये बहुत बड़ा कारण होगा जो कांग्रेस बैकफुट पे आती नजर आ रही है। जिस तरीके से कैंडिडेट का नाम चेंज कर देना और जिस कैंडिडेट के ऊपर बड़ौदा हल्के की जनता कहीं ना कहीं विश्वास जताती नजर आ रही थी, लेकिन अब जब कैंडिडेट ही बदल जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट बदलने के बाद ही पूरा समीकरण चेंज हो जाता है। योगेश्वर दत्त की मैं बात करूं, पिछली जो हार हुई है मात्र 5000 वोटों के करीब, क्योंकि बहुत कम वोटों से हार दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से पूरी बीजेपी की स्टार टीम, मैं कहूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की मैं बात कर लूं, तमाम केंद्रीय मंत्री की बात कर लेता हूं, हरियाणा के मुख्य चेहरे वो तमाम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और जो बीजेपी की उपलब्धियां रही हैं उनका बखान वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये चुनाव के ऊपर मैं जैसे बात करूं, कल अंतिम दिन अपना नाम वापसी लेना, तो उसके ऊपर भी एक बड़ा निर्भर करता है कि डॉक्टर कपूर नरवाल अपना जो पर्चा दाखिल किया वो वापसी लेते हैं या नहीं। उसी के बाद जो पिक्चर है वो बड़ौदा हल्के की क्लियर हो पाएगी, क्योंकि कपूर नरवाल की मैं सबसे ज्यादा बात इसलिए करूं क्योंकि उनका पर्सनल अपना एक वोट बैंक है, वो यदि कांग्रेस के पक्ष में गिरता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी डॉक्टर कपूर नरवाल अपना जो नामांकन दाखिल किया वो वापसी लेते हैं या नहीं। अनामिका।
चलिए, बहुत शुक्रिया संजय। ऐसे ही नजर बनाए रखिए, लोगों से मिलते रहिए और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हमें चाहिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ौदा के महासंग्राम पर सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आप लगातार अपडेट देख रहे हैं। एक जानकारी बड़ौदा के हर एक कोने से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव पर हलचल तेज। आज 7 उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने नामांकन किया था, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। 19 तारीख तक अब मौका है प्रत्याशियों के पास कि वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, नहीं तो उनका नाम फाइनल हो जाएगा और एक फाइनल लिस्ट हमें अब मिल जाएगी। तो सियासी चाल का असली बाजीगर कौन होता है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि दावेदारी लगातार दो तरफा अगर हम बोले तो मजबूती से ठोकी जा रही है, ताल ठोक रही है कांग्रेस की हमारी पारंपरिक सीटें हम निकाल लेंगे, और बीजेपी पर बेहद हमलावर दिख रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी यहां पर पहले के मुकाबले योगेश्वर दत्त के जरिए अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ योगेश कौशिक जुड़ गए हैं। कौशिक साहब, बहुत स्वागत करती हूं मैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। हम बात कर रहे हैं बड़ौदा के सियासी रण की। लगातार हमारी टीम जो है वो बड़ौदा के लोगों तक पहुंच रही है। कोई कांग्रेस का नाम लेता है तो कहीं बीजेपी का, इनेलो का नाम दूर दूर तक नहीं है। ये तो देखो, हमारी कोई ये नई बात नहीं है। हमने ये बात की थी पहले कि अंततः चुनाव जो है 1:1 हो जाएगा, और जैसे ही 1:1 होगा तो उसमें मुझे कांग्रेस को फायदा नजर आता दिखाई देता है, बीजेपी को कम नजर आता है। क्योंकि एक तो जो नरवाल हैं वो चुनाव में आए हैं मैदान में, बीजेपी के कैंडिडेट जो हो सकते थे संभावित, फिर बाद में कांग्रेस के भी हो सकते थे, तो वो बीजेपी कैडर को शायद नुकसान पहुंचाएंगे। आप कपूर नरवाल की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, जी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो जेजेपी वाले थे, हमने टीवी चैनल पे भी कहा, मैं ये देखना पसंद करूंगा एक विश्लेषक के तौर पे कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी अगर आते हैं तो, जिसकी संभावनाएं मुझे कम दिखती हैं, अगर आते हैं तो लोगों से क्या कह के वोट मांगेंगे? क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने कहा, केवल दुष्यंत चौटाला ही नहीं, जेजेपी का कोई भी चेहरा बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, और दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा कौशिक साहब की दुष्यंत चौटाला आएंगे। क्योंकि कल ही एक, हालांकि वो हेल्थ बुलेटिन नहीं था, लेकिन एक हेल्थ बुलेटिन ही समझिए जो जारी कर दिया गया जेजेपी की तरफ से कि अभी ठीक हुए हैं और अभी घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि अभी आप आराम कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल रैली कर सकते हैं, बीजेपी तो कुछ भी करा सकती है अगर उनको फायदा हो तो, और ये तो मैं मान ही नहीं सकता। कराना होता तो सर स्टार प्रचारकों में किसी का तो नाम होता। एग्जैक्टली, ये बात हम इसीलिए हमने ये वो जो पहले भी एक बार बात की थी, उसको दर्शकों को भी अपनों को समझाइएगा आप कि बीजेपी ने जेजेपी को सिर्फ इन्फॉर्म किया है कि हमारा ये कैंडिडेट है और आप हमें मदद कीजिए। इसीलिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जिससे जेजेपी को विरोध था कि जेजेपी ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी के सामने, और वर्चुअली कर दिया है। अब आप देखिए ना कि ना आपको प्रचारक में रखा है, ना आपको बुलाया जा रहा है, ना आपसे कोई बात की गई। उन्होंने उन्हीं का कैंडिडेट था, जबकि अक्सर हमने जब देखा है तो कम से कम बात तो होती है ना कि भी ये कैंडिडेट हम उतारना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी सपोर्टर हैं हमारे, गवर्नमेंट में भी आप हमारे साथ हैं और चुनाव में भी हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे यकीन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि अगर जेजेपी आके इनके लिए वोट मांगती है तो फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा इनका। हालांकि कैडर वोटर तो शायद इनको वोट डाल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, या बहुत ही क्लोज जो जुड़े हुए होंगे, पर उनमें भी मुझे संभावना एक और दिखती है। इनेलो आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, जो लोग जेजेपी से, बीजेपी से और कांग्रेस से नाराज होंगे वो इनेलो की तरफ जा सकते हैं। लेकिन चुनाव में क्योंकि लोग नतीजे चाहते हैं, तो नतीजों में वो आमने सामने की लड़ाई देखेंगे हम लोग, और वो आमने सामने की लड़ाई में जो हम बात करते थे कि ये लड़ाई 40-45 हजार की जीत की नहीं है, अब की बार ये लड़ाई रहेगी 65,000 प्लस, 65,000 से ऊपर की जीत पे जाएगी अब ये लड़ाई। क्योंकि जो वो 33,000 वोट जेजेपी के थे वो कहाँ जाने वाले हैं, उनका फैसला बहुत जरूरी है। बिल्कुल, किस तरह फ्लोट करेंगे वो जानना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर वक्त दिया आपने और तमाम बातचीत के लिए। रुक करेंगे हमारे संवाददाता सुनील जुंदल के तरफ, हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, बड़ौदा के सियासी संग्राम पर अपडेट लिए। क्या अपडेट है सुनील आपके पास?
देखिए नमिका, चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने कल जो है अपने अपने गांव में जाकर पंचायतें की थी और उसके बाद जो है गांव के लोगों का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद आज से जो है चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कहीं ना कहीं अब देखिए सियासी जो पारा है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों के नेता अपने अपने हलके में जाकर जो है लोगों से अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। अब देखना ये है होगा कि किस जो विरोधी की जनता है किसको अपना लेकर यहाँ से जिताने का काम करती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब की बार जो बड़ौदा हल्के में 24 प्रत्याशियों ने जो है नामांकन भरे थे, लेकिन 7 प्रत्याशियों के नामांकन जो है कल रद्द कर दिए गए हैं, तो 17 प्रत्याशी अभी इस पूरे मैदान में है। तो कल जो है नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। देखना ये होगा कि कितने जो है नामांकन जो प्रत्याशी है वो अपने वापस ले पाते हैं और कितने प्रत्याशी जो है इस मैदान में उतरते हैं। क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो बीजेपी पहले ही जो अपना यहाँ एक महीने से धुआंधार प्रचार कर रही है। उसके बाद जो है अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो भी यहाँ लगातार अपना खोई हुई जो गढ़ है उसको कहीं ना कहीं वापस हासिल करने के लिए जो है प्रयास कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अब जो है कहीं ना कहीं आक्रामक मूड में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल दीपेंद्र हुड्डा भी गोहाना पहुंचे थे। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पहुंचे थे। नामांकन के समय भी पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं नजर आई थी। तो अब देखना ये होगा कि जो बड़ौदा की जनता है वो किस और करवट लेती है, क्या रुख यहाँ से निकल के आता है, क्या बीजेपी के साथ उतरती है या कांग्रेस के साथ उतरती है, या फिर इनेलो जो है अपनी पिछली खोई हुई साख को जो है कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब होती है। जिसका फैसला जो है 3 नवंबर करेगी। जो 3 नवंबर को बड़ौदा की जनता वोटिंग होगी, उसके बाद जो 10 नवंबर को जो फैसला आएगा वो उस दिन साबित करेगा कि आखिर बड़ौदा की जनता ने जो है किस और करवट लेकर किसको जिताने का काम यहाँ किसके। आप कांग्रेस के लिए सुनील इंदुराज नरवाल को कितने मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वहां पर देख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं भीतर खाने? ये अलग बात है कि कुमारी शैलजा ने कहा कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है तो टिकट का सवाल नहीं था, लेकिन ये जग जाहिर है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी थे और कहीं ना कहीं लॉबी कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा उनके लिए, जो कि नहीं हुआ। तो कहीं भीतर खाने कांग्रेस के जहन में ये तो नहीं चल रहा कि कपूर नरवाल होते तो कुछ और बात होती? बिल्कुल, देखिए पहले मैं इस बात पे कहना चाहूंगा, जो कपूर नरवाल है जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है नामांकन अपना दाखिल किया है, उनकी टिकट की चर्चाएं टिकट इंदुराज नरवाल से पहले चल रही थी। टिकट मिलने से जो कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर हुई से पहले तक चर्चाएं जो है कपूर नरवाल की थी। कहीं ना कहीं कपूर नरवाल जो है कांग्रेस की जो अंदरूनी जो राजनीति है उसका शिकार हुए हैं, और जो इंदुराज नरवाल है उनको टिकट दिया गया है। एक युवा चेहरे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको इतनी वोट ना मिल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को इस बात को लेकर जो है जोर लगाना पड़ेगा, प्रचार में दम दिखाना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि बड़ौदा की जनता उसको उस चेहरे को जो है बिल्कुल। कपूर नरवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कैसी चुनौती दे सकते हैं, कितनी कड़ी टक्कर दे सकते हैं? उनका जो बैकग्राउंड है, उनका अभी तक का जो करियर है, जो सफर रहा है लोगों के बीच में पहुंचने का या लोगों के लिए काम करने का, या कितने लोकप्रिय चेहरे के तौर पर कपूर नरवाल को इस वक्त देखा जा सकता है? आप लगातार अपडेट कर रहे, लोगों तक पहुंच रहे, बता पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अगर डॉक्टर कपूर नरवाल की बात करें तो वो एक राजनीति में पुराना चेहरा रहे हैं, लोगों से मिलने वाले नेता हैं। अगर कपूर नरवाल को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो हो बिल्कुल एक तरफा, मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरफा जीत उनकी सुनिश्चित हो सकती थी। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कपूर नरवाल को टिकट नहीं दिया है तो इसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कपूर नरवाल अच्छे नेता के रूप में यहाँ से जाने जाते हैं, मिलनसार हैं, वो गांव-गांव जाकर जो है लोगों से मिलते भी हैं। और जो इंदुराज नरवाल एक युवा चेहरा है और उसकी जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को और दम दिखाना पड़ेगा। कपूर नरवाल की अगर बात करें तो कपूर नरवाल के आजाद खड़े होने से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं कपूर नरवाल को होता हुआ नजर आएगा। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया सुनील, ऐसे ही नजर बनाए रखिए और सबसे पहले अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद। इस